हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे द डिग्रीज में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए जो सिलेक्शन चेक था इसका सेट 7 है और यह रुकनी पब्लिकेशन का है और इसमें टोटल 21 सेट दिए गए हैं। आज इसका क्लास 5 हुआ लेकिन सेट नंबर 7 है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए एक मोटिवेशनल कोट है, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, अब पत्थरों की तरह मजबूत दोनों जिंदगी में, यकीन खुद पर औरों से ज़्यादा करो। तो फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। इसमें देखिए जितने भी जीके जैसे प्रश्न है वो सब देखने वाले हैं। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी स्रोत का है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। देखिए कौन सा ग्लेशियर है जो गौरी गंगा नदी का स्रोत है और जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। देखिए इसका क्या होगा, तो मिलाम ग्लेशियर। कौन सा होगा? मिलाम ग्लेशियर। ये देखिए उत्तराखंड में है एवं कुमाऊं में स्थित है। इसके अलावा देखिए जो नामिक है यह पिथौरागढ़ भी, नामिक जो ग्लेशियर है ना यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, जबकि जेमू जो ग्लेशियर है यह सिक्किम में है। देखिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका है पृथ्वी की ओर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरणों से बचाना। पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरणों से बचाना क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए जो ऊंचाई क्षेत्र एवं सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले, देखिए इसका जो होता है ना यह बीआरओ है, जो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, बीआरओ करता है, जबकि यह एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य नहीं है। देखिए उसका उद्देश्य क्या है, तो राज्यों की राजधानियों और प्रमुख नगरों को जोड़ना, अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। और वर्तमान में जो एनएचएआई के अध्यक्ष है ना यह संतोष कुमार यादव है। देखिए जो नेशनल हाईवे है वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है, तो NH-44 है। यह 3745 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-327 327B है, जो कि 1.2 किलोमीटर मात्र है। यह पश्चिम बंगाल के पानी टंकी से लेके एक नेपाल की सीमा बॉर्डर पर मिलता है। देखिए 327 का भी सबसे छोटा और सबसे लंबा कौन सा हो गया, NH-44। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। देखिए जो लेटराइट मिट्टी होते हैं ना यह उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं कौन सा, लेटराइट। देखिए जैसे जानते हो कि मिट्टी जो मुख्य रूप से है, एक खादर होता है एक बांगर होता है। जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होता है उससे खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है ना उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। उसके अलावा जो काली मिट्टी है इसे स्वतः जो जुताई वाली मिट्टी भी कहता है या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास को उत्पादन होता है। इसके अलावा जो लाल मिट्टी होता है इसमें देखिए चाय, कॉफी, रागी इत्यादि जो होते हैं ना अनाज, ये सब उपजाए जाते हैं किसमें, लेटराइट मिट्टी में। और लेटराइट मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है एवं इसे मखरला मखराला मिट्टी का भी नाम दिया जाता है। जिस तरह से काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है उसी तरह से लाल मिट्टी को मखराला का भी नाम दिया जाता है और यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसका देखिए जो विस्तार है यह पूर्वी एवं पश्चिमी घाट एवं राजमहल की जो पहाड़ी है ना एवं गारो जो जगह है मेघालय में, उधर क्या पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। देखिए जो 44 है यह भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 और यह जो है ना यह कुल 12 राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है कौन सा, NH-44। अब देखिए जो एक बार प्रश्न पूछता है कि बिहार में जो गंगा नदी है ना यह बिहार के कितनों जिले को टच करता है, तो कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये भी 12 ही है। बिहार में जो गंगा नदी है यह कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। अब भारत में जो NH-44 है सबसे बड़ी राजमार्ग, यह कुल 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की धुरी क्रांतिक वृत्त के तल पर कितना डिग्री के कोण पे आनत है। ये देखिए है 66.5 डिग्री अंश पे। कितना पे, 66.5। देखिए जो सबसे निचली है उसे क्या कहते हैं, एक होता है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। देखिए इससे एक प्रश्न बनता है कि कौन कौन सा ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, विषुवत रेखा को काटता है एवं भूमध्य को काटता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक है LCM। लिम्पोपो हो गया, या देखिए मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब विषुवत रेखा का सी से हो गया क्या, कांगो। कांगो जो है यह विषुवत रेखा 2 बार काटती है, जबकि M जो होता है माही, भारत में कर्क रेखा अवस्थित है और जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो LCM से याद रखिएगा, लिम्पोपो, कांगो, माही। लिम्पोपो, कांगो, माही, मकर रेखा, विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम क्या है। देखिए पश्चिमी घाट का जो स्थानीय नाम है यह तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं इसे पश्चिमी घाट से डिनोट किया जाता है। देखिए इसके अलावा
जो नीलगिरी पर्वत है ना, यह पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहता है, नीलगिरी पर्वत कहता है। और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है उसे दोदा बेटा कहता है, जो कि दूसरा सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह केरल के अन्नामलाई पहाड़ पर है। ऐसे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का दर्जा दिया गया है, इसे अन्नामलाई कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अलग है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है यह 17.7% है। कितना है, 17.7% है। जबकि सबसे कम जो है यह ऋणात्मक वृद्धि दर है, -0.6% किसका है, नागालैंड का है। अब बिहार का ध्यान रखिएगा, 25.4 है। जबकि जो सर्वाधिक वृद्धि दर है जनसंख्या, यह मेघालय का है, 27.9%। ध्यान रखिए, सर्वाधिक किसका है, मेघालय का 17.9% है, बिहार का 25.4 है और नागालैंड का -0.6 है। जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह 17.7% है। अगला है, इनमें से किसकी लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया था। देखिए, भारत का जो सर्वाधिक पुराना नेशनल पार्क है यह हेली नेशनल पार्क है, यह उत्तराखंड में है। उसका ही नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके बीच से एक नदी निकलती है जिसे रामगंगा नदी कहा जाता है। क्या, रामगंगा नदी कहा जाता है। तो क्या था, तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जो प्रश्न पूछ रहा था कि किस प्रजाति को बचाने के लिए, तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला गया था। इसके अलावा अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा असम राज्य में स्थित नहीं है। देखिए, डम्फा टाइगर रिजर्व, डम्फा जो है ना यह मिजोरम में है। कहाँ है, मिजोरम में है डम्फा। और इसके अलावा जो काजीरंगा, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, मानस और नामेरी इत्यादि कहाँ है, ये सब असम के हैं। देखिए, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, मानस और काजीरंगा जो है कहाँ है, असम का राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है। अगला देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जो कोशिका विभाजन नहीं हो सक जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही हो वे किस अवस्था में हो सकती हैं। इसे देखिए कहते हैं जीओ अवस्था। क्या, जीओ अवस्था। नेक्स्ट है, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पादक है जिसमें बहुत उपचायी परिणाम है। वायुजीव परिस्थितियों में यह निर्मित करता है या क्या निर्मित करता है, ये देखिए एसिटिल CoA + CO2 निर्मित करता है। अलग देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। देखिए, व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न। तो मूल मात्रक जो किसी दूसरे के मात्रक लेके नहीं बनता उसे मूल मात्रक कहते हैं। जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक है ना, यह मूल मात्रकों से मिलकर बनाए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आवृत्ति, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लग नियतांक, ये सब क्या है, यह मूल मात्रक नहीं है, जबकि ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। और जो विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होता है, यह क्या है, यह एक मूल मात्रक है। देखिए, अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल क्या होता है। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहता है। अब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, 16 ग्राम के अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी किसका होता है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन के बराबर होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणु के बराबर। ये देखिए, साइक्लोट्रॉपिन स्पीसीज सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की त्रिज्याओं की बढ़ती हुई लंबाई का सही क्रम क्या है। देखिए, ये हो जाएगा मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ये सबसे अधिक किसका है, मैग्नीशियम का है, फिर उसके बाद सोडियम का है, फिर जो प्रोटॉनिक संख्या सर्वाधिक किसका है, मैग्नीशियम का है, फिर सोडियम का है 11 और फ्लोरीन का कितना है 9 है और ऑक्सीजन का कितना है 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर के उत्पादन करता है। देखिए, भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है, एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। यह देखिए, जम्मू कश्मीर का है। कौन सा, जम्मू कश्मीर। देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में का जो केसर है इसे GI टैग दिया गया है। क्या दिया गया, GI टैग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ के दर्रे के समान सुमिलित नहीं है। देखिए, जो लेजेप्ला है ना, लेजेप्ला कहाँ है, यह जास्कर में नहीं है बल्कि कहाँ है, सिक्किम है। देखिए, दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी को कौन सा रास्ता देता है, यह खारुंगला दर्रा देता है। जबकि बनिहाल कहाँ है, पीर पंजाल में है। जोजिला कहाँ है, यह बृहद हिमालय में है। जोजिला जो है यह बृहद हिमालय में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। देखिए, कूलगार्डी एवं कालगुड जो है ना, यह दोनों ऑस्ट्रेलिया के खनन क्षेत्र है। यहाँ सोना खनन किया था। क्या, यह स्वर्ण भंडार है। कूलगार्डी एवं कीलगार्डी प्रश्न पूछेगा कहाँ है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है और यह
स्वर्ण भंडार है। क्या स्वर्ण भंडार? जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है ना, यह दक्षिण अफ्रीका का रैन है। क्या है? रैन। रैन जबकि वहाँ की राजधानी है साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया रैन जो है साउथ अफ्रीका का जो रैन है, यह पूरे विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण का खदान है। जबकि प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कहाँ है? देखिए सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है यह अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका है। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने पर निम्न में से कौन सी परिघटना होती है? देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आता है ना तो वह सूर्य ग्रहण होता है। देखिए मान लिया ये सूर्य है, यह चंद्रमा है, यह पृथ्वी है, तो सूर्य ये होगा पृथ्वी, ये होगा सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आता है तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं इसकी परछाई यहाँ पड़ेगा तो इसको सूर्य नहीं दिखेगा, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। जबकि प्रश्न पूछेगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आता है तो क्या होगा? तो जो सूर्य की किरण आता है वह देखिए चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा तो यहाँ काला दिखेगा, तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आता है तो वह चंद्र ग्रहण होता है। देखिए इससे एक और प्रश्न पूछा है, सुपरमून। सुपरमून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन जो नजदीक आता है ना, सबसे नजदीक में, उसे क्या कहते हैं? सुपरमून कहता है। इसे पेरिजी मून या फुल मून, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम वाले ग्रह चंद्रमा को कहता है मून। देखिए एक और प्रश्न पूछा, सुपरमून। सुपरमून क्या होता है? एक ही महीना में जो 2 बार पूर्णिमा आता है ना, एक ही महीना में जो दूसरा पूर्णिमा होता है क्या कहते हैं? उसे सुपरमून कहते हैं। सॉरी, जो दूसरा पूर्णिमा आता है उसे ब्लू मून कहता है। सुपरमून तो वो कहता है जो पृथ्वी के सबसे निकट में चंद्रमा आता है उसे कहता है सुपरमून। जबकि ब्लू मून क्या कहता है? एक ही महीना में जो दूसरा चंद्र पूर्णिमा होता है उसे कहते हैं ब्लू मून कहता है। ये देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है? देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना उपासना की स्वतंत्रता को क्या किया है? इसे जोड़ा गया है। देखिए इसे संविधान का भाग 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा इसे संविधान का भाग बनाया गया। कब? 1973 में। जबकि संविधान की आत्मा किसे कहता है? तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा था। जबकि B.R. अम्बेडकर जी जो कहे हैं, यह आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का संज्ञा दिए हैं। अगला पूछेगा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? देखिए जो आर्टिकल 40 में दिया हुआ है ना, पंचायती राज का गठन, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण से संबंधित है। तो आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40, इसमें पंचायती राज का जिक्र किया गया है। यह महात्मा गांधी के सिद्धांत पे आदर्श है। अगला देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो उल्लेख किया गया, यह मौलिक कर्तव्य जो कि 36 से कानून में उल्लेखित है, भाग 4 में है। इसमें 39 का जो डी में है, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र किया गया है। जबकि आर्टिकल 44 में यूसीसी समान सिविल संहिता का चर्चा किया गया है, जो कि वर्तमान में भारत में हाल ही में उत्तराखंड में लागू किया गया है। इससे पहले गोवा में था, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। अब देखिए आर्टिकल 50 में क्या है? तो आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए 50 से याद रखिएगा, 50-50 मतलब कार्यपालिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग करना, यह आर्टिकल 50 में है। अगला है आर्टिकल 43 में क्या है? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग जो है आर्टिकल 43 में है। इसमें देखते हैं, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिल रहा है। देखिए ये वही है, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 के डी में लिखित है। आर्टिकल 38 में क्या है? तो सामाजिक लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है, आर्टिकल 38 में है। आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायती राज का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 40 में। जबकि आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा की सहायता जो दिया गया है, यह आर्टिकल 41 में है। नेक्स्ट पर देखते हैं, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 75 में यह जोड़ा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या किया गया है? 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में, सॉरी 92वां है, 92वां संविधान संशोधन कब? 2003 में। अपवाद में क्या है? इसका दिल्ली है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति में राष्ट्रपति पद का ग्रहण प्रभार कौन करेगा? देखिए भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का जो प्रभार है, यह राज्यसभा का पदेन सभापति करता है। कौन? राज्यसभा का जो पदेन सभापति है यह करता है। देखिए आर्टिकल 64 में क्या लिखा गया कि उपराष्ट्रपति जो है ना, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसमें है? आर्टिकल 64 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है?
देखिए, एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, यह क्या गलत है, जबकि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील है, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी है। यह क्या है? ये सब सही है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से देखिए वृद्धि की माप कई प्रकार से की जाती है, इनमें से पैरामीटर वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या? तो क्या होगा? उपयुक्त में सभी। कोशिका संख्या बढ़ाने के माप में, कोशिका आकार साइज का बढ़ना, लंबाई व भार का बढ़ना इत्यादि में पैरामीटर का क्या प्रयोग किया जाता है। एक होता है पायरोमीटर, उससे ताप मापा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से नारियल के दूध में नहीं होता है। देखिए तो साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन है जो कि कोशिका विभाजन के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। साइटोकाइनिन यह इसमें नहीं होता, जबकि एसिटिक अम्ल यह होता है, ऑक्सिन होता है, जिबरलिन ये सब क्या होता है? नारियल के दूध में होता है। अगला है ताप की अवधारणा कंसेप्ट निम्नलिखित में से किस नियम से ली गई है? ताप की जो अवधारणा है यह किस नियम से लिया गया है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से लिया गया है ताप का निर्धारण। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 इत्यादि में अवस्था में कार्बन का सूत्र क्या होता है? तो होगा C2। कार्बन का सूत्र है क्या होता है? C2 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तापदृढ़ बहुलकों के गुणधर्म है? यह होगा अत्यधिक शाखित तिर्यक बांधित बहुलक। क्या? अत्यधिक शाखित तिर्यक बांधित बहुलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए आर्टिकल 129 में क्या लिखा है? उल्लिखित है। देखिए यह सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। कौन? आर्टिकल 129। एक बार प्रश्न पूछा गया कि आर्टिकल 137 में क्या है? देखिए जो न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा है ना, आर्टिकल 137 में है, 137 में। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? यह किया गया आर्टिकल 338 के ए में। देखिए आर्टिकल 16 क्या है? तो लोक नियोजन में समानता जो है आर्टिकल 16 में है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और जो मौलिक अधिकार है ना, यह अमेरिका के संविधान से ले गया है। यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में उल्लिखित है और यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 82। देखिए लोकसभा के स्थान का निर्धारण किया गया है, यह आर्टिकल 82 में है। जबकि आर्टिकल 341 में क्या है? तो राज्यपाल के सलाह से राष्ट्रपति उस राज्य में SC/ST का जो निर्धारण है इसे कर सकता है। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए गदर पार्टी की स्थापना है यह सैन फ्रांसिस्को। देखिए ऑप्शन 2 दिया गया है, एक अमेरिका 1913 दिया गया है, एक इंग्लैंड 1913 दिया गया। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किए थे लाला हरदयाल जी 1913 में। सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दिया था? यह दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोपरिसत्ता की नीति है यह लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया था। इसका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 के बीच में था। इसके कार्य में जो इम्पोर्टेंट कार्य हुए जैसे काश्तकारी अधिनियम 1822 में लाया गया था इसी समय में, और 1816 में सुगौलिक संधि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच में जो हुआ था सुगौलिक संधि, यह बिहार दरोगा प्रश्न में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा सुगौलिक संधि 1816 में हुआ था, अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हुआ था। इसके अलावा 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था एवं कड़ा कानून बनाया गया था। तो यह सब किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। अगला है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा रहेगा। यह किसने कहा था? यह कहा था W.S. हंटर। देखिए यह शिक्षाविद एवं सांख्यिकीविद था W. हंटर। इसका कहना था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट रहेंगे तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा रहेगा। और देखिए 1919 में जानते हैं इन्हीं के सिद्धांत के द्वारा सांप्रदायिकता का जो बीजारोपण किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, मार्ले मिंटो के द्वारा जो किया गया था 1919 में सांप्रदायिकता का बीजारोपण, यह इन्हीं का विचारों से लिया गया है। अगला है गयासुद्दीन बलबन ने किसके शिष्टाचार का एक भाग के रूप में राजा की अभिवादन के सामान्य रूपों में सिजदा और पैबोस की रीति रिवाजों की शुरुआत किया था? तो किसमें? यह अदालत में किया था। किसमें? अदालत में। अगला है सूफी रहस्यवादी शेख फरीउद्दीन गजशंकर की दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए यह जो है ना यह पाकट्टन पाकिस्तान में है। जबकि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? यह दिल्ली में है।
मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ये कहाँ, अजमेर में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में। देखिए अजमेर शरीफ से ध्यान रखिएगा, जो अजमेर में है ना, यह भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर अवस्थित है, कहाँ, अजमेर में। एवं पुष्कर झील भी कहाँ है, तो अजमेर में है, राजस्थान में है। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना है ना, यह राजा राममोहन को दिया जाता है। इन्होंने 1828 में किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना, जबकि वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में विश्व का प्रथम, एशिया का प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था वर्ष 1913 में। अगला ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए जो आर्टिकल 72 है ना, यह राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। किससे है, राष्ट्रपति के क्षमादान से। और देखिए वाक अभिव्यक्ति, वाक के स्वतंत्रता का जो अभिव्यक्ति है आर्टिकल 19 में है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में किया गया है। 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता है। अब 15 में क्या है, धर्म, जाति, मूल, लिंग इत्यादि से जो विभेद किया जाता है उससे संबंधित है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसमें है, आर्टिकल 75 में है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था। देखिए यह किया गया था वर्ष 1925 में। अब देखिए भारत में प्रथम, 1937 में किया गया था। जो प्रतिवेदन है ना, यह 1937 में किया था। 1925 में क्या हुआ था, तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाया गया था 1925 में, जिसका 100वीं वर्षगांठ इस बार मनाया गया है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। 1919 में क्या हुआ था, देखिए रॉलेट एक्ट एवं 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अलावा 1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, 1942 में हुआ था। 88 से, इधर देखिए मैथ का प्रश्न है। इसके अलावा देखते हैं और प्रश्न अगला देखते हैं, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के बंधन में होने का संदर्भ गलत कथन को चुनिए। देखिए यह डाइफॉस्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में गिरावट करता है, यह गलत है। जबकि PCO2 में वृद्धि एवं बंधन में गिरावट करता है, तापमान में वृद्धि से बंधन में गिरावट करता है, और pH के वृद्धि से बंधन में गिरावट करता है। नेक्स्ट है, हृदय की दूसरी ध्वनि जो डब होती है का संबंध किस कपाट के बंद होने से होता है। देखिए अर्धचंद्राकार कपाट से। देखिए जो हृदय की ध्वनि है ना, यह लब एवं डब होता है, तो डब में क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट का बंद होना। देखिए हृदय संबंधित एक होता है कार्डियोग्राफ, देखिए एक होता है ECG, ECG होता है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ जिससे हृदय की जांच किया जाता है। एक होता है EEG इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ, इससे मस्तिष्क में हुई खराबियों को जांच किया जाता है। अगला है व्यतिकरण सिद्धांत क्या करता है, व्यतिकरण सिद्ध क्या करता है। देखिए जो व्यतिकरण है ना, यह तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति पे सिद्धांत करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से, एक सेकंड, विद्युत चुम्बकीय तरंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये देखिए त्वरित आदेश के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पादन किया जाता है। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि अशुद्धि में अपमिश्रित करने पर क्या बनता है। यह देखिए बनता है N प्रकार की अर्धचालकता। क्या होता है, N प्रकार की अर्धचालकता बनता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। देखिए जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, यह हुआ था 1602 में, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1864 में हुआ था। जबकि जो डच का पतन है ना, यह देखिए बेदरा के युद्ध से हुआ था 1759 में। अंग्रेजों एवं जो डच के साथ युद्ध हुआ था उसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। और इस बेदरा के युद्ध में ही डचों का पतन हो गया था। कब, 1759 में। अगला देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया था। देखिए एक किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, एक हेस्टिंग्स के द्वारा भी लागू किया था 1924 में, जिसमें प्रेस के बारे में चर्चा किया गया था। जबकि लॉर्ड लिटन के द्वारा यह मुंहबंद अभियान की तरह से माना गया था, क्योंकि इसमें अगर कोई भी अखबार कहीं भी कुछ अनुचित छापता था उसे पूरा जब्त करके उसके सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। यह 1878 में पायनियर का जो अखबार है ना, यह इससे सहमत था कि अच्छा है, जबकि सारे अखबार एवं जो इससे भारत की जनता थे उससे त्रस्त हो गए थे। अगला है, 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिकता का चुनाव किस राज्य ने आयोजित किया गया था। 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है। यह गया था नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। आम चुनाव 2024 में कुल मतदाताओं की प्रतिशत कितना रहा है। यह देखिए रहा है 65.7%, 65.79%। यह 18वीं लोकसभा की चुनाव था। यह कुल 7 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट है,
इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए श्रीनाथ राघवन है। इसमें इंदिरा गांधी के जो राजनीतिक जीवन है इसके ऊपर चर्चा किया गया है। अगला है, भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू द लैंडफिल JWL से सम्मानित किया गया? यह किया गया तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। कहाँ? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। देखिए SSB की जो स्थापना है ये भारत में 1963 में किया गया था। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है कौन है? संजय सिंघल है। भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर शुरू किया गया था? यह किया गया था उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। यह 1936 में खुला था। कब? 1936 में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान कितना रहा? यह 115 रहा, जबकि खुशहाली में कितना रहा? 118 रहा, 118 रहा। नेक्स्ट है, किस देश में 2027 में महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? देखिए किस देश को 2027 में महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? यह सौंपा गया ब्राजील को। देखिए अगला बार जो 2023 में हुआ था 9वां संस्करण जो हुआ था ना 2023 में, यह स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था, और यह ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड हुआ था। जो वर्तमान में भी हाल ही में हुआ है महिला फुटबॉल कप, यह इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है, और यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। और जो 2027 में वो कहाँ होगा? वह नीदरलैंड में होगा। इसे सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीकात्मक प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है? ये कहता है वायोस्प्रिन। देखिए वायोस्प्रिन जो है यह पुरुषों में क्षेत्रीयता को बढ़ाता है। इसके अलावा जोड़ी बंधन एवं साथी को की रक्षा इत्यादि से जो संबंधित है इस हार्मोन का कहता है वेसोप्रिन को। जबकि एड्रेनल क्या है? देखिए एड्रेनल जो है ना यह इसे लड़ो या उड़ो का हार्मोन की संज्ञा दिया जाता है एड्रेनल को। कर्णनाल में विद्यमान मोम वैक्स ग्रंथि को क्या कहता है? देखिए इसे कहते हैं वसा तेल सेवेसिस ग्रंथि या संथिस मेरुनिमस ग्रंथि कहता है। इसे वसा तेल सेवेसियम ग्रंथि कहता है। इसके सारे कई नाम है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाई किरणें तथा एक्स किरणें दो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए इन जो दोनों में अंतर है ना वह है कि एक्स किरण परमाणु का विशिष्ट गुण है, जबकि बाई किरणें नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। क्या? जो बाई किरणें हैं गामा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ निम्नलिखित क्षेत्र में जारी होने पर अस्थायी चुंबक बना सकता है। यह क्या? तो सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिन्यासित हो जाते हैं, इसलिए यह क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में थल सेना के 30वां सेना प्रमुख कौन बने हैं? देखिए यह बने उपेंद्र द्विवेदी जी। जो थल सेना के अध्यक्ष बने वर्तमान में 30वां उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। देखिए थल सेना दिवस कब मनाता है? तो 15 जनवरी को मनाता है, जबकि नौसेना दिवस मनाता है यह 4 दिसंबर को मनाता है, और एयरफोर्स जो डे है वायुसेना दिवस यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो एयरफोर्स के वर्तमान में एयर मार्शल चीफ है अमरप्रीत सिंह है। कौन है? अमरप्रीत सिंह। और जो नौसेना के वर्तमान में अधिकारी हैं वह कृष्णा स्वामीनाथन है। जो नेवल अधिकारी हैं कृष्णा स्वामीनाथन है। जबकि थल सेना कौन हो गया? उपेंद्र द्विवेदी हो गया, वायुसेना का हो गया अमरप्रीत सिंह हो गया, और नौसेना का हो गया कृष्णा स्वामीनाथन। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता IIT दिल्ली के किस छात्र ने जीती है? यह देखिए विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता थी। इसे कौन जीता है? कलश गुप्ता ने जीता है। कौन? कलश गुप्ता जीता है। अगला, देवनागरी लिपि में मूल कितने चिन्ह है? देखिए जो मूल चिन्ह है ना यह 45 है। कितने? 45 चिन्ह है, जबकि कुल अक्षरों की संख्या 52 है। इसमें 13 स्वर व 39 व्यंजन है। अंग्रेजों के अवध पर कब्जा कर लिया गया था। कब किया गया था? देखिए 1856 में ऑल्ट्रम की रिपोर्ट के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर अवध में अंग्रेजों का कब्जा कर लिया गया था। देखिए जो अवध के संस्थापक थे ना यह सादत खां थे। कौन? सादत खां थे। इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दिया गया था। सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। यह अवध के संस्थापक थे, अवध राज्य के। जबकि अवध राज्य के जो अंतिम नवाब थे यह वाजिद अली शाह थे। कौन? वाजिद अली शाह थे। इन्हें कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजों ने हड़प लिया था। उस टाइम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन? डलहौजी था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नए संगठन जिसमें हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास किया था इनकी स्थापना की। वो कौन सा था? वो देखिए था आर्य समाज। वर्ष 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। देखिए इनका जन्म गुजरात के
गुजरात में हुआ था, कब? 1824 में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम है यह मूल शंकर है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो दयानंद सरस्वती हैं इनके बचपन का नाम क्या है, तो इनका है मूल शंकर। इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात में, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश से एक बुक लिखे हैं, जबकि स्वराज शब्द का जो प्रयोग प्रथम बार है यह इन्होंने ही किया है। कौन? दयानंद सरस्वती ने। और यह आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफियन खेल का हिस्सा नहीं है? देखिए लुसोफिया जो शब्द है ना, यह एक पुर्तगाली शब्द है। इसका मतलब होता है एथलेटिक। तो इसमें कौन सा देश हिस्सा नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, जबकि भारत, मकाऊ, पुर्तगाली तो क्या है, ये सब इस खेल के हिस्सा है। कीव किस देश की राजधानी है? देखिए यह प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में, तो ध्यान रखिएगा जो कीव जो है राजधानी, यह यूक्रेन का है। ये यूक्रेन अभी वर्तमान चर्चा में रह चुका है, तो ध्यान रखिएगा कीव जो है यूक्रेन की राजधानी, जबकि बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? तो सोफिया है। और बोलीविया, देखिए इसका राजधानी सुक्रे है, जबकि संवैधानिक राजधानी सुक्रे है, जबकि जहाँ सरकार बैठता है उसका राजधानी लापाज है। तो ऑप्शन में जो रहेगा उसमें मार दीजिएगा, बोलीविया क्या है? लापाज है। जबकि ब्रुनई की राजधानी कहाँ है? तो बंदर शहरी, मुद्रा डॉलर है। मुद्रा क्या है? डॉलर है। अगला है, गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है? यह है मार्गरेट मिशेल। अगला है, केंद्र सरकार का पहला योजना निम्नलिखित पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह देखिए उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से है। कौन सा? उज्ज्वला योजना गैस वितरण से था, जबकि जो सब्सिडी से है जो योजना लाया गया है यह पहल योजना लाया गया है, सब्सिडी से संबंधित। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा कौन सा था? ये देखा था भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम है। अगला है, आर्टिसोल किससे स्रावित होता है? यह होता है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि से। इसे देखिए लड़ो उड़ो या घृणा प्यार इत्यादि का हार्मोन कभी कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? यह देखिए एक परमाणु दो लघुतर परमाणु के विखंडित होता है तथा जिसका संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम होता है। अगला है, ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण क्या होता है? देखिए ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। देखिए जबकि ग्रेफाइट एवं हीरा क्या है? दोनों कार्बन के प्रूफ है, जबकि हीरा क्या है? यह कार्बन विद्युत का कुचालक, और हीरा क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण? तो होता है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ग्रेफाइट में मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक है। और देखिए जो ग्रेफाइट का गलनांक होता है ना, यह 3600 डिग्री होता है। कितना? 3680 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो टंगस्टन गलनांक है यह 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने भी जीके जैसे प्रश्न दिए थे उसे हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया विजयधर जीके जैसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।